हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर काफी आसान चैप्टर है अपने आप में, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की वजह से, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं इसमें कि वहां पर डायरेक्शन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन हो रहा है, कई बार किसी चीज का मोशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीधे। इस चैप्टर में आपका सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपके कई सारे डेरिवेशंस भी हैं, और सबसे बड़ी बात हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अलग बाद में होंगे। चलते हैं, सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी सर माइकल फैराडे ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा उन्होंने एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन कराया। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन इसकी बात करते हैं, इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारे पास में एक कॉइल है। कॉइल में आप यहां पर वोल्ट मीटर या अमीटर या गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास में एक मैग्नेट है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या होना चाहिए? एक रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब या तो कॉइल और मैग्नेट में कोई एक मूव करे, या दोनों के बीच में जो स्पीड है वो सेम ना हो। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये हमारे पास में एक कॉइल है, ये हमारे पास मैग्नेट है। अब हम ऐसे मूव करते हैं कि इनके बीच की पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। अगर इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं यहां पर, अब मैग्नेट अगर ऐसी है, कॉइल अगर हमारे पास में, कॉइल अपनी जगह पर है और मैग्नेट हमारे पास में चेंज हो रही है। कॉइल ऐसे है और मैग्नेट हमारे पास में इस तरीके से मूव कर रही है, तो हाँ, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब मैग्नेट को फिक्स करते हैं, कॉइल को हम आगे पीछे कर रहे हैं, तब भी हमारे पास में रिलेटिव मोशन हो रहा है। अच्छा, दोनों को अगर हम अलग स्पीड से मोशन कर रहे हैं, मतलब इसको भी मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, इसको मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तब भी एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। इसको ऐसे करके मूव करते हैं, ऐसे करके मूव करने में क्या हो रहा है? इस तरीके से मूव करने पर भी इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। मैग्नेट तो घूम रही है लेकिन उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। होना क्या है? अब देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में हम लोग देखते हैं, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास में जैसे ये मैग्नेट है और मैग्नेट में कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो जुड़ी हैं। अब जब उनको मूव कराएंगे तो ये जो कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उनके नंबर में कुछ चेंज आएगा। जब कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, यानी कि अगर कॉइल को मैग्नेट के पास लाएं या मैग्नेट को कॉइल के पास लाएं या उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन करें, तो इनके रिलेटिव मोशन से क्या होगा? इनके रिलेटिव मोशन से कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगी। जब कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर फैराडे ने चेक किया कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लाइक एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब भी कभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें क्या हुआ? जैसे ही ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे और यहां पर एक कॉइल थी, जैसे इस नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जाया गया, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। इस बार क्या हुआ? अलग डायरेक्शन में ले गए तो डिफ्लेक्शन तो हुआ, बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब सोचो, मैग्नेट को यहां पर रखते और कॉइल मैग्नेट को ऐसे घुमाते रहते तो वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो फैराडे ने यहां पर ये चेक किया कि whenever there is a relative motion between magnet and coil due to change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in it, so current is produced known as induced current, and this phenomena is known as electromagnetic induction. आप इस डेफिनेशन को, हमारे इस स्टेटमेंट को बार बार इसमें अपने वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, इस डेफिनेशन को सुनिएगा, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। Whenever there is a relative motion between magnet and coil due to change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil and so a current is produced in it. This current is known as induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction.
ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा और हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जरूरी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज की वजह से। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जैसे कॉइल पास आएगी तो उसके पास जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इनके एक लॉ के बारे में। ये जो लॉ है हाँ, तो फैराडे ने जो अपना पहला लॉ दिया था उस पहले लॉ में क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन changing states that a changing magnetic field induces an electromotive force in a nearby conductor। और सेकेंड लॉ, पहले लॉ को इनका कहते हैं क्वालिटेटिव लॉ, जो फर्स्ट लॉ है इनका उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव लॉ। उसमें इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन बताई थी। दूसरा सेकेंड लॉ, उसमें इन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है। उसमें इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं ये जो माइनस था, ये माइनस इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था मॉड ऑफ ई d∅dt, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in the coil is directly proportional to the rate change of magnetic flux। इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, उन्होंने EMF की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, यही इनकी लिमिटेशन भी थी। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर तेजी से चेंज होगा तो EMF ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। अगर ईएमएफ में चेंजेस, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो करंट भी जो होगा वो धीरे से चेंज होगा। यानी कि जो जैसे कि अगर कोई कॉइल तेजी से ले जा रहा है, कोई कॉइल धीरे धीरे ले जा रहा है, अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कब तेज चेंज हुआ, जब ज्यादा तेजी से ले जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब ज्यादा तेजी से चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा वो ईएमएफ यहां पर कैसा प्रोड्यूस होगा, वो ईएमएफ यहां पर प्रोड्यूस होगा थोड़ा सा कम। हम लोग बात कर रहे थे यहां पर फैराडे के सेकंड लॉ की, तो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लॉ है हमारा क्वालिटेटिव लॉ, जहां पर यहां पर इन्होंने बताया डेफिनेशन। सेकंड लॉ है क्वांटिटेटिव लॉ, जहां पर इन्होंने बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड लॉ यहाँ पर पढ़ ही लिया है। सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फैराडे का जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो तो उसकी डिफिनीशन थी। सेकेंड लॉ में उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया। अगर कोई तुमसे पूछे कि फैराडे का लॉ क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, याद रखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोई लॉ वायलेट नहीं करता। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग यही कहेंगे कि हाँ ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। तो फैराडे का लॉ भी जो है वो भी इससे हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज जो थे उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा अपने कॉज का अपोज करता है। कहने का मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वो अपने ही कॉज का अपोज कर देता है। जैसे अभी इस चीज को हम समझाएंगे। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर विल ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन प्रोड्यूस्ड। यहां पर इन्होंने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि अपने अंदर होने वाले
चेंज का, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का ये अपोज करता है। सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। यानी कि अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो हमारे पास कितने तरीके हैं, क्या क्या ऐसा है जिससे कि, क्योंकि भाई फैराडे ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के क्या तरीके हैं हमारे पास, या तो हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम चेंज कर सकते हैं एरिया ऑफ कॉइल, या तो हम चेंज कर सकते हैं उनका ओरिएंटेशन, उनके बीच का एंगल, क्योंकि इससे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई तुमसे पूछे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करने के क्या तरीके हैं तो क्या कहेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया एंड चेंज इन ओरिएंटेशन। क्योंकि जब हम कॉइल को तेजी से आगे या पीछे की तरफ ले जाते हैं, मैग्नेट को आगे की या पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होती है डिस्टेंस की वजह से। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है इन तरीकों से, ठीक है। इनमें से कुछ भी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो लेंज ने क्या बताया, लेंज ने यह बताया कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसका काम यही है कि वो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट क्यों हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज की वजह से। तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है कि अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करे, यानी कि जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है वो अपने ही वजह का अपोज करता है, ठीक है। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब हम तुम लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं यहां पर, जैसे कि हमारे पास में हमने ले ली एक छोटी सी क्वाइल, और इस क्वाइल के पास में हमने रख ली है यहां पर एक मैग्नेट, और इस मैग्नेट के पास है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। कॉर्नर वाला दिख रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉर्नर में, वीडियो में जरा एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो हम लेंज लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मैग्नेट ने कहा कि हम कॉइल की तरफ जाएंगे, तो मैग्नेट जब कॉइल की तरफ जाती है तो नॉर्थ पोल जब इसके करीब आता है तो कॉइल क्या करती है, वही राज वाला डायलॉग आप मीम्स में पढ़े, मेरे इतना करीब ना हो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यानी कि जब नॉर्थ पोल आगे की तरफ आता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो आगे ना आए, यानी कि ये खुद में क्या बन जाते हैं, नॉर्थ पोल, ये बन जाते हैं साउथ पोल। समझ में आया, ये लेंज ने बताया था। उन्होंने कहा था भाई नॉर्थ पोल हम आगे ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो उसकी पोलैरिटी वो ऐसी है कि अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करे, यानी कि वो क्या करे, वो कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल पास ना आए। तो नॉर्थ पोल को जब पास लाते हैं तो वो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इसी तरीके से अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम यहां पर नॉर्थ और साउथ की जगह अगर मान लो हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम ये कहते हैं कि नहीं, हम अपनी मैग्नेट को ऐसे ले जाते हैं कि मैग्नेट का साउथ पोल यहां है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं। तो साउथ पोल को जैसे ही पास ले जाते हैं तो ये बन जाता है साउथ और ये बन जाता है नॉर्थ। क्लियर। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब अगर सपोज करो यहां पर हमारे पास ये साउथ था, ये नॉर्थ था, और हम अपनी कॉइल को ले जाते हैं इधर की तरफ, आप मैग्नेट को ले जाते हैं कॉइल से दूर। तो जब दूर जाती है कॉइल, दूर जाता है मैग्नेट, जब मैग्नेट दूर जा रहा होता है तो कॉइल क्या कहती है, वही वाला सॉन्ग कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। यानी कि जब वो दूर जा रही है तो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं दूर ना जाए, हमारे पास है। यानी कि ये अपने आप में क्या बन जाते हैं, ये साउथ और नॉर्थ जब दूर जाते हैं तो वो बन जाता है नॉर्थ और ये बन जाता है साउथ। बिल्कुल आपके दूर के रिलेटिव्स की तरह, जो आपसे मिलते हैं वो आपसे कहते हैं कि भैया घर नहीं आते हो, बड़ा दिन से हो गया, तो कहते हैं मामी को, मौसी को, बुआ को, फूफा को भूल गए हो, और एक दिन अपना सूटकेस वगैरह पैक करो, पहुंच जाओ उनके घर। तो क्या होगा, 2-4 दिन बाद तुमसे बर्तन मिलवाने लगेंगे घर के। यानी कि अतिथि कब जाओगे, यानी कि जब तक तुम जा नहीं रहे थे तब तक वो अट्रैक्ट कर रहे थे,
और जब तुम जाने लगे तो वो तुमको रिपल कर रहे हैं। यानी कि मैग्नेट जब पास आ रही है तो वो कोशिश कर रहा है कि मैग्नेट पास ना आए, या मैग्नेट दूर जा रही है तो वो कोशिश क्या कर रहा है, मैग्नेट दूर ना जाए। इस बात को समझ में आया? तो यही इनका लेंस लॉ था। लेंस लॉ ने बताया था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a conductor will always be such that it opposes the change in magnetic flux। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसको पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ आगे की चीजें यहां पे पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कई सारे मिले होंगे इसमें। बाकी हम सबको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होना है, और इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना लगभग उतना ही तय है जितना कि विराट कोहली का टीबीसी खेलना, यानी कि 100%। अब क्या है कि अब जैसे यहां पर कहा गया कि ऊपर हमारे यहां पर एक रिंग रखी है और यहां पर एक करंट जा रहा है। अब इस करंट के बारे में वो कहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि यहां पर स्टेडी करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है, अब पूछेंगे कि इंड्यूस्ड करंट में यहां पर जो रिंग है, इस रिंग में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस रिंग में क्या चेंजेस होने वाले हैं? रिंग में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट कैसा है? स्टेडी करंट। जब करंट स्टेडी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सेम। क्या इनके बीच में कोई पोजीशन चेंज हो रही है? क्या कोई ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? तो वहां पर कोई भी इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। अब अगर हमसे ये कह देते हैं कि ये स्टेडी करंट के बजाय यहां पर जो करंट है वो इंक्रीजिंग, जो करंट है वो इंक्रीजिंग करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही होगी। हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आनी चाहिए? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब यहां पर जो करंट है, तो सोचो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम करंट को इंक्रीज करना है तो यहां पर इस साइड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो अपवर्ड वाली थी वो इंक्रीज हो रही होगी। तो ये जो हमारी रिंग है वो क्या बैठ के करेगी? वो कहेगी हम तो ऐसा करंट बनाएंगे कि तुम्हारी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो तुम बढ़ा रहे हो हम उसको कम कर दें, यानी कि क्या बना दें? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड वो तभी बनाएगी जब उसमें पास कराएंगे क्या? क्लॉकवाइज। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से समझाते हैं इसको। इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ए से बी डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है। तो जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो पहले हम लोग देखते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा के कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? अपवर्ड। अब जब यहां पर अपवर्ड है तो अपवर्ड क्या हो रहा है? अपवर्ड यहां पर डिक्रीज हो रहा है। और जब यहां पर अपवर्ड डिक्रीज हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा? तो वो कोशिश करेंगे कि हमारा अपवर्ड डिक्रीज ना हो, यानी कि इंड्यूस्ड करंट खुद भी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। जब ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर? अच्छे से समझेंगे। देखो हमारे पास में एक रिंग दी गई, एक वायर दिया गया। अब इस वायर में आपको करंट दिया जाता है, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहां। ठीक है, तो अगर वहां पर उन्होंने जैसे करंट, जो भी करंट जा रहा है, इस करंट को उन्होंने स्टेडी रखा तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई इंड्यूस करंट जनरेट नहीं हुआ। अगर ये इंक्रीज हुआ, यहां पर उन्होंने कहा कि भाई हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हम यहां पर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो अपवार्ड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब अपवार्ड इंक्रीज होगा तो वो कोशिश करेगा अपवार्ड इंक्रीज ना हो। अपवार्ड इंक्रीज ना हो तो उसके लिए वो क्या करेगा, डाउनवर्ड क्रिएट करेगा। डाउनवर्ड क्रिएट करने का मतलब ये क्या बनाएगा, ये क्लॉकवाइज बनाएगा। इसी तरीके से अगर यहां पर डिक्रीज कर रहा हो, कम हो रहा हो, ए से बी डायरेक्शन में जो करंट जा रहा था वो एकदम से कम होने लगे, तो अगर वो कम होने लगा तो ऊपर क्या था, डाउनवर्ड। अब जब यहां पर डाउनवर्ड है तो वो कोशिश क्या कर रहा है, हमारा डाउनवर्ड कम हो रहा है तो कोशिश करेगा हमारा डाउनवर्ड कम ना हो, अपने काज का कोश। यहां पर ईएमएफ जनरेट होने लगा, और ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जो थी वो कम हो रही है। तो कह रहे नहीं, हम कम नहीं होने देंगे, हम तो बढ़ाएंगे इसको। तो बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करेगा, वहां पर बनाएगा कैसे, एंटी अपवार्ड। अपवार्ड का मतलब यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा गलत बोल दिया, यहां पर डिक्रीज था, यहां पर थी अपवार्ड थी, और अपवार्ड यहां पर कम होने लगी थी। और जब अपवार्ड हमारी कम होने लगी तो वो कोशिश क्या करेगा, कोशिश ये करेगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो अपवार्ड है, जो कम हो रहा है वो कम ना हो, कम ना हो। तो उसके लिए कहेंगे चलिए हम तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक जो हम हमेशा अपने बच्चों को बताते हैं, उसको हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास में ये वायर है और इस वायर को लपेटते हुए आपको रिंग बनानी है। भाई रिंग भी किसी ना किसी स्ट्रेट वायर से बनी होगी, तो ये इस वायर से हमें एक रिंग बनानी है। तो याद रखना कि जब डिक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन में ही रहेगी, और जब इंक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन की रिवर्स हो जाएगी। अब आप देखिएगा, हमने अभी क्या बताया था, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा। जब हमने डिक्रीज बताया था तो डिक्रीज करने में हम सोचो, जब यहां पर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, जब करंट हमारा यहां पर डिक्रीज कर रहा था, अभी हमने क्या कहा, इससे सोचो कि हमने ये रिंग बनाई और तो करंट का एरो वही रखा, यानी कि क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हमारा यहां पर इंक्रीज कर रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिंग बनाई और एरो को क्या कर दिया, उल्टा, यानी कि क्लॉकवाइज। यानी कि विद इन 2 और 4 सेकेंड्स आप ये आंसर दे सकते हैं। चलिए यहां पर हम लोग कुछ देखते हैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए, जैसे ये देखिए, ये यहां पर रिंग्स बना दी हैं, ठीक। अब यहां पर ये करंट की डायरेक्शन है। हमने कहा कि करंट स्टेडी है और हमारे पास 2 कॉइल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। हमसे कहा गया कि क्या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्टेडी करंट। अगर स्टेडी करंट है तो क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे देयर इज नो करंट इंड्यूस्ड। अगर हमने कहा कि नहीं स्टेडी नहीं भाई, इंक्रीज कर रहा है, हमारा जो करंट है वहां पर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग करने से क्या होगा, इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा। तो हमने इंक्रीज करने की वजह से यहां पर देखो इन दोनों में करंट की डायरेक्शन बताई। सोचो कि आप इस रिंग से, इस स्ट्रेट वायर से ये रिंग बनाना है, स्ट्रेट वायर से ये रिंग बनाना है। तो रिंग बनाते समय ये जो एरो है, इंक्रीजिंग के टाइम पर हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। और इस वायर से ये रिंग बना रहे हैं, इंक्रीजिंग में क्या करेंगे, एरो को उल्टा कर देंगे। तो अब सोचो, अपने आप डायरेक्शन निकाल के देखना, जो हमने लॉ बताया यही डायरेक्शन आई है या नहीं है। चलो इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी देखते हैं। मान लो हमारा यहां पर इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग होता, ट्रिक समझिएगा, काफी अच्छी ट्रिक है। डिक्रीजिंग था तो मैं अपने आंसर में खाली यही लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बहुत पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि वहां पर ये वायर का ऊपर अपवार्ड इंक्रीज हुआ तो वो डिक्रीज होने लगा, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बस इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ और अपना आंसर। तो अगर 1 नंबर में आता, 2 नंबर में आता तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर डिक्रीज कर रहा था, सोचो एरो बनाओ और सेम डायरेक्शन कर दो, एरो बनाओ रिंग बनाओ, एरो की डायरेक्शन सेम कर दो। क्या इससे आसान कोई तरीका हो सकता था? अगर यही क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी दे सकते थे, जैसे वहां दिए 2 रिंग दी गई हैं, फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग, इसमें भी पूछ सकते थे। अब देखो यहां पर इस तरीके से दिया गया है,
ये करंट दिया गया, अब इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, इंक्रीज कर रहा है तो जो एरो बनेगा उसका अपोजिट करेंगे, एरो बनेगा उसका अपोजिट करेंगे, हो गई। अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो क्या करेंगे, जो एरो बनेगा वही सेम रहेगा, जो एरो बनेगा वही सेम रहेगा। कितना आसान तरीका है, खाली आपको ये लिखना अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बस कुछ करना ही नहीं। चलते हैं आगे कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस के लिए हम लोग। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम आपको समझा रहे थे उससे रिलेटेड है, यहां पर इनको देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वायर है, यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि ये डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सोचो, डिक्रीज कर रहा है। अब सोचेंगे कि वायर में डिक्रीज कर रहा है तो इस वायर को, अगर इस वायर से, ये जो ऐसे एरो लगा है, अब इस वायर से अगर हम लोग रिंग बना लें, इस वायर से क्या करें, इस वायर से एक रिंग बना लें, तो जब इस वायर से रिंग बनाएंगे और एरो को क्या रखेंगे, एरो को रखेंगे सेम, तो जब एरो को रखेंगे सेम तो हमारे पास आंसर क्या लाना चाहिए, ऐसे वायर है हमारा और ये हमारे पास रिंग है, ये डायरेक्शन है। अब सोचो इस वायर को उठा के ऐसे रखा ऊपर से, ऐसे करके रिंग बनाई, तो रिंग बनाने से जो एरो था वही हमारा एरो रहा, ऐसे करके रिंग बनाई और एरो जो था वही हमारा, सॉरी अपोजिट एरो। इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग में करते हैं और एरो की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एरो की डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। देखो ऐसे था, इंक्रीज कर रहा था और हमने ऐसे करके यहाँ पे एक रिंग बना दी ऊपर पकड़ के, हमेशा टॉप कॉर्नर को, टॉप कॉर्नर को पकड़ के रिंग बनाई, तो रिंग बनाने में क्या हुआ, जो करंट की डायरेक्शन है उसको हमें क्या करना है, उस करंट की डायरेक्शन को हमें अपोजिट करना है, यानी कि यहाँ पर ये जाएगा। अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए देख लो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, अगर हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया यहाँ पर क्या आया, अपवार्ड, राइट हैंड थंब रूल लगाया तो यहाँ पर अपवार्ड आना चाहिए। अगर हमारा आई डिक्रीज कर रहा है, फिर से देखते हैं, आई हमारा डिक्रीज कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक बार लॉ देखते हैं, एक बार ट्रिक देखते हैं। पहले हमने क्या कहा कि हमारा भाई ऐसे करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है हमारा, जब हमारा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल लगाओ, तो इससे हमारा पता चल जाएगा यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे करके देखेंगे वायर के राइट साइड में, फिंगर्स कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, हमारा अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है तो, सॉरी अपवर्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है, अपवर्ड अगर हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही होगी। अगर हमारा अपवर्ड डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे करंट की डायरेक्शन, अगर अपवर्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है तो वो कोशिश करेगा हमारा अपवर्ड डिक्रीज ना हो। अगर अपवर्ड डिक्रीज ना हो रहा हो यानी कि वो क्या कोशिश करेगा कि वो करंट को बढ़ाए, इंक्रीज करे। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, इंक्रीज करने का मतलब हुआ अपवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज, क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, अगर इस वायर से अगर हम यहाँ पर एक रिंग बना दें, जैसे ऐसे वायर है और हम यहाँ पर क्या करें, रिंग बना दें, तो रिंग बनाने से क्या होगा, डिक्रीज करने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन करना, जैसे यहां पर है ऐसे। अब सोचो ये ऐसे है हमारा और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने से एरो ऐसे लगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज में एरो को उल्टा लगा देते हैं। एरो को उल्टा लगाने का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो इससे अगर हमने एरो बनाया इंक्रीज में क्या कर देते हैं, उल्टा, तो इसमें ये डायरेक्शन हो गई। इसमें क्या करेंगे, ऐसे एरो बना देंगे, ये रिंग बनाई, इंक्रीज करने में क्या करते हैं, एरो को क्या बना देते हैं, उल्टा, यानी कि क्या हो गया, इसमें क्या करते हैं कि देखो यहां पर बी गोइंग इनटू डाउन टू द पेज, यानी कि डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी। अब इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये है हमारा करंट है, मतलब एक कॉइल रखी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो वो कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना करे, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना करे, तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज ना करे तो उसके लिए क्या बनाएंगे, क्लॉकवाइज। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा करंट क्या था, मतलब बी कमिंग आउट ऑफ द पेज इन डिक्रीजिंग, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो कोशिश क्या करेंगे, उसको ना डिक्रीज होने दें, उसको इंक्रीज कर दें, और इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में
अपना मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रिक से आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लिखना है, रिंग बना देनी है, उस वायर का यूज करते हुए इंक्रीज में डायरेक्शन के लिए एरो को रिवर्स कर देना है और डिक्रीज में एरो को सेम रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगी तो क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे डाउनवर्ड डिक्रीज करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड डिक्रीज ना करें यानी क्लॉकवाइज, अगर अपवर्ड डिक्रीज कर रही होगी तो अपवर्ड डिक्रीज ना करें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग चलेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को अच्छे से। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये साउथ से नॉर्थ पोल ये नीचे की तरफ आ रहा था, पहले स्टेशनरी था, ठीक है, ये आ रहा है हमारा नीचे की तरफ। जैसे ही हमारा नीचे की तरफ आया तो कौन सा पोल नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है और तेजी से। अब जैसे ही नॉर्थ पोल उसका नीचे की तरफ आएगा तो खुद में क्या बनने की कोशिश करेगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो हमारा नॉर्थ पोल मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है वो कहां, यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, सॉरी यहां थी वेलोसिटी कितनी, जीरो, यानी कि नीचे नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है या जीरो थी यानी कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। यहां पर देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ, ठीक है, ये वेलोसिटी कहां है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही। तो जब नीचे नॉर्थ पोल नीचे आ रहा तो वो खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब की हमारे पास वेलोसिटी कहां, ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेट को ले जाना है ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने आप को क्या क्रिएट करने की कोशिश करेगा, साउथ पोल, यानी कि क्या बना लेगा, क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सोचो यहीं पर कह देते कि हमारे पास एक कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, क्या कोई इंड्यूस करंट जनरेट होगा, नहीं, ठीक है। यहां पर अगर ऐसे कर रहा तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। यही से एक और क्वेश्चन बनता है, जब ये नीचे की तरफ गिर रही होगी तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा या ज्यादा होगा। तो उसका आंसर क्या है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो ग्रेविटी की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे, और जो ये कॉइल है वो इसके नीचे गिरने का अपोज करेगी, यानी कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कॉइल को नीचे गिरने से रोकेगा। जब रोकेगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो ऊपर की तरफ जनरेट होगा, लेकिन हाँ कितना भी हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हो सकता है बराबर ना हो, तो इसलिए वो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अभी जनरेट हुआ वो कैसा होगा, जी से कम, जी से कम होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो कैसा जनरेट हुआ, यहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ कैसा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम। अब ये नीचे आया, बीच में फंस गया, अब फिर से निकल रहा नीचे से, तब भी हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। इस रिंग को देखते हैं, जैसे देखो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, जब नीचे से गिर रहा नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो इसमें जो करंट जनरेट हुआ वो कोशिश कर रहा है इसके पास ना आए, और जब ये दूर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा जब, तब वो कोशिश कर रहा होगा इसके पास आ जाए, यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ है। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा माइनस करके यानी कि जी से कम आएगा। और इसमें जो इंड्यूस करंट का ग्राफ बनता है उसको एक बात आप ध्यान से समझिएगा, इसमें जो इंड्यूस करंट का जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ की डायरेक्शन उसमें ऐसे बनेगा, नीचे का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऊपर का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि पहले जो करंट की डायरेक्शन थी नीचे जाने के बाद में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो एसी करंट जनरेट होगा। यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे दूर चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले में ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा और नीचे वाले में ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी सी, सॉरी ऊपर वाले में ईएमएफ की वैल्यू कम और नीचे वाले में ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, जो नेगेटिव ईएमएफ होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये आपके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपका बोर्ड का पेपर जो है वो
ज्यादा लिखने वाला नहीं, सोचने वाला पेपर होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को। अब देखेंगे हम, जैसे हमने देखा कि हमारे पास में एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक पे एक रॉड थी, इस रॉड को हम ऐसे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, उस रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। ये जो रेक्टेंगल है, अगर हम कॉइल को अंदर की तरफ ले जाएं तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है, जो लूप है हमारे पास में, उस लूप के एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। एरिया अपने आप में बताओ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एरिया जब यहाँ पर हमारा कम होगा तो फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। जब एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि या जो एमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये चाहेगी कि हमारा फ्लक्स कम ना हो, तो उसके लिए वो कोशिश करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। यानी कि एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने लगेगा, एरिया बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड को कम करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो एरिया कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने लगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, डॉट्स बने हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। डॉट्स का मतलब होता है अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। तो अगर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को वो जनरेट कर रहा है तो वो क्या कोशिश करेगा, तो ये कोशिश करेगा कि यहां पर जो करंट जनरेट हो अपवर्ड, ऐसा जनरेट हो कि वो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे। और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जनरेट हुआ, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर जनरेट हो। इसी तरीके से ये जो हमारी कॉइल है वो ऐसे करके रखी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। जब कॉइल को हम बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो कॉइल से रिलेटेड जो एरिया है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया कम हो रहा है। एरिया जब हमारे पास में कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर देखो जैसे ये रिंग अंदर आ रही है, अंदर आ रही है तो क्या होगा, अंदर आने का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं कि एरिया बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, उसको कम करने के लिए डाउनवर्ड जनरेट करें। डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। अच्छा देखो, इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कम करो, डाउनवर्ड को कम करो तो क्या करेंगे, अपवर्ड बना। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, सॉरी अपवर्ड है तो उसको कम करने के लिए डाउनवर्ड बनाए। डाउनवर्ड बनाने का मतलब क्या है, क्या करें इसको क्लॉकवाइज। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनाए, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो वो कोशिश क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि हमारे पास में तो बी अगर यहां पर इंक्रीज कर रहा है, अगर बी इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बढ़ा रहे होंगे, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपवर्ड है, तो वो कोशिश करेगा कि डाउनवर्ड जनरेट हो जाए। डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहां मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो वो क्या कोशिश करेगा, डिक्रीज ना हो, बढ़ जाए। तो यानी कि वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहां से आपको हो सकता है प्री बोर्ड में इस तरीके के मार्क्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले हों। अगर नहीं मिले हैं तो बोर्ड में 100% मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखते हैं इस फाइल को। यहां पर देखेंगे कॉइल हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ क्रॉस बने हैं। क्रॉस बनने का मतलब क्या है, क्रॉस बनने का मतलब है कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा होगा, फाई इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो जो हमारा ए यहां पर क्या हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड को वो डिक्रीज करेगा, यानी कि डाउनवर्ड की जगह वो अपवर्ड बनाएगा। अपवर्ड बनाने का मतलब क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखेंगे आई कांस्टेंट है तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, यहां पर कोई करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा। इसमें क्या, वर्टिकल मैग्नेट स्टेशनरी बट हॉरिजॉन्टल लूप इज ब्रॉट क्लोजर। यहां पर कॉइल को मैग्नेट के पास ला रहे हैं,
जब कॉइल को मैग्नेट के पास ला गए तो नीचे वाला पोल क्या बना साउथ, तो ऊपर वाला क्या बना नॉर्थ। जब ऊपर वाला पोल बना नॉर्थ तो हमको करंट की डायरेक्शन नजर आई एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या है, इसमें दो हॉरिजॉन्टल लूप है, एक में करंट पास हो रहा है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो ऊपर वाला पोल है वो कौन सा है, ऊपर वाला पोल है नॉर्थ, तो नीचे वाला क्या हुआ साउथ। जब साउथ इसकी तरफ गया तो उसका ऊपर वाला पोल क्या बनने लगा, इसका ऊपर वाला पोल बनने लगा साउथ। साउथ का मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो आपकी प्रैक्टिस जो मेहनत होती है उस दिन मैच में नहीं की जाती, मेहनत उससे पहले की जाती है, वो दिखाई पड़ती है उस दिन कि आपने कितनी मेहनत करी है। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको आप अपने आप नोट कर लें, एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं, बाकी अपने आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने इस कॉइल को बाहर ले गए, एरिया को हमने कम कर दिया, एरिया को कम कर दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब अपवर्ड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इनको आप अपने आप कर लीजिएगा। हम लोग आगे के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सोचने वाली बात है। थोड़ा यहाँ पर हम लोग वाटर मार्क को देखेंगे, कि वो नहीं होना चाहिए भाई, छोटा सा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी स्ट्राइक आ जाए, क्योंकि हमें आपको सिखाने से मतलब है। यहाँ पर क्या हुआ, साउथ पोल अगर अंदर की तरफ गया, सोचो जब साउथ पोल अंदर की तरफ गया तो वो क्या बनना चाहिए, साउथ, और साउथ का मतलब क्या होता है, साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। साउथ अंदर की तरफ गया, इसने अपने आप को कौन सा पोल बनाया, इसने आपको बना लिया साउथ, इसने बना लिया नॉर्थ, उसने कहा हम साउथ अंदर नहीं आने देंगे। अब साउथ का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज यहां पर जानी चाहिए। अब सोचो कि अगर यहां पर करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे करके करंट यहां पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्यू आर पी क्यू क्या बना, क्यू आर पी क्यू, ये हमारा करंट की डायरेक्शन हो गई। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा साउथ पोल अगर आगे गया तो ये क्या बना साउथ, अगर ये साउथ बना तो ये बना नॉर्थ। अब यहां ध्यान देंगे, यहाँ नॉर्थ दूर जा रहा तो ये बना साउथ, तो यानी कि दूसरा क्या बन गया नॉर्थ। अब इनके यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो इस वाली कॉइल में तुम लोग बताओगे अपने आप कि इस वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन को बताएंगे, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, विषय बताएंगे, पी आर क्यू पी, पी आर क्यू पी। अच्छा, आप देखेंगे यहां पर करंट साउथ है, तो साउथ का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। साउथ का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज घूमा तो क्यू से कहां गया, पी की तरफ, तो क्यू पी आर क्यू कहो और चाहे पी आर क्यू पी कहो, यानी कि करंट हमारा क्यू से पी की तरफ जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे क्यू पी आर क्यू कह दो और चाहे पी आर क्यू पी कह दो, एक ही बात है। चलो दूसरे वाले में शिवांग बताएंगे क्या है करंट की डायरेक्शन, वाई जेड एक्स वाई। यहां पर जेड है तो वाई, अच्छा देखो ये नॉर्थ बना, नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में होता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, करंट इधर से इधर की तरफ आया ऐसे, तो यानी कि वाई से कहां पर पहुंचा, जेड की तरफ। यहां पर ये देखना पड़ता है कि हमारी कॉइल घूमी कहां से, ठीक है, तो यहां पर वाई जेड एक्स वाई, क्योंकि करंट यहां पर क्या हुआ, करंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा ऐसे, तो यहां में जाने के बाद ऐसे आया। अब हमने क्या किया, यहां पर टैपिंग व्हील को जैसे ही क्लोज किया, करंट यहां पर गया, जैसे ही करंट यहां पर गया तो क्या होना चाहिए, यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पोल है। यहां पर अगर हम लोग देखें इस कॉइल को तो थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम होगी, ये हमारा ऐसे जा रहा है करंट, अब करंट हमें ऐसे जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर कौन सा पोल मिल रहा है, साउथ पोल। और जैसे ये साउथ पोल बना तो इसका पास वाला एंड क्या बना, नॉर्थ पोल, इसका क्या बना, साउथ पोल। यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या हुई फिर, y z x y। y z x y। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये नॉर्थ पोल बना तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब y z x y। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को जैसे हमने चेंज किया, यहाँ पर हमें करंट कैसा नजर आ रहा है, इधर से हमें करंट नजर आ रहा है ऐसे जाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इधर का पोल क्या बना, नॉर्थ, तो यानी कि यहाँ भी बना नॉर्थ, तो इधर क्या बना, साउथ। तो अभिषेक क्या करंट की डायरेक्शन हुई इसमें, z y x z। जेड वाई एक्स जेड, ठीक है, जेड वाई एक्स जेड हो गया। ऐसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे ही हमने टैपिंग की को यहाँ पर ऑन किया तो देखो यहाँ पर निगेटिव है तो ये बना हमारा नॉर्थ पोल, यहां पर बना हमारा नॉर्थ पोल तो ये बना साउथ पोल। अब जैसे ही इसमें अंदर पोलैरिटी चेंज होगी, जैसे यहां पर करंट चेंज हुआ तो नॉर्थ साउथ एकदम से इंक्रीज हुए, तो ये कोशिश करेगा उनको डिक्रीज करने की। तो क्या करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, x r y x। एक्स आर वाई एक्स। एक्स आर वाई एक्स से क्या हो जाएगा, यहां पर करंट कैसा जा रहा है, यहां से करंट हमारा जा रहा है इस तरीके से क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज यहां पर इस तरीके से करंट जा रहा होगा तो यानी कि ये अपने आप में क्या बना लेगा, साउथ, ये अपने आप में बना लेगा नॉर्थ। इसी तरीके से करंट इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर एक वायर है और यहां पर इस तरीके से करंट डिक्रीज कर रहा है। जब हमारा करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो वो क्या कोशिश करेगा कि हमारा करंट डिक्रीज ना हो, ठीक है, जो वो कोशिश करेगा हमारा करंट यहां पर डिक्रीज ना हो। अब सोचो, अगर ये यहां पर करंट डिक्रीज ना हो लेकिन इसके बीच में देखेंगे कि कोई भी रिलेटिव चेंज तो हो नहीं रहा। जब कोई रिलेटिव चेंज नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हमने ज्यादातर क्वेश्चंस को यहां पर पढ़ लिया है और इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे अगर इंड्यूस करें। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें सेल्फ इंडक्शन को, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन को, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एसी जनरेटर को, फिर आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर मोशनल ईएमएफ के बारे में। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब भी कभी मोशन होगा तो मोशन की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस ईएमएफ को, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक स्टैंड लिया, कंडक्टिंग है, इसके बीच में एक रॉड है। अब इस रॉड को हम अंदर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो जब अंदर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करा रहे होंगे तो क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है फाई इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। आप सोचो, मैग्नेटिक फील्ड के पर अगर कोई नॉर्मल डाला जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, डाउनवर्ड। इस पर जब कोई नॉर्मल पड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन v के साथ में कितनी है, 0। तो हम लोग थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, ba। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा v की वैल्यू हो जाएगी b डेल्टा a, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रहा है एरिया। अब चेंज इन एरिया की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन एरिया यहाँ पर क्या चेंज होगा, रॉड की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर उसकी डिस्टेंस, यानी कि ये जितनी डिस्टेंस से आगे की तरफ ये चल रहा है उसको। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से क्या निकल आया, यहां से निकल आया माइनस बी एल इंटू डी अपॉन डेल्टा टी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक एक्सप्रेशन आ गया इक्वल्स टू माइनस बी एल वी, यानी कि जो मोशनल ईएमएफ यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन साथ साथ रॉड की लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर से मोशनल ईएमएफ का हमने निकाल लिया है इस एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन से कुछ न्यूमेरिकल भी छोटे मोटे पूछ दिए जाते हैं, उनको हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अब
हमने आपको बताया था कि अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, या हम एरिया को चेंज करें, या हम ओरिएंटेशन को चेंज करें। ओरिएंटेशन का मतलब है अगर हम रॉड को घुमाते हैं, रॉड को अगर रोटेट करा रहे हैं तो रॉड को रोटेट कराने से भी हम ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं, और उस ईएमएफ की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक डेरिवेशन है जो कई बार पूछ दिया जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर में जो करंट, इसका इंडक्टेंस है L और करंट पास हो रहा है I, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो इसका आंसर याद रखना, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो हमने लेट किया कि इसके अंदर जो भी करंट dt टाइम के अंदर हमने कुछ चेंज किया तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ होगा। dw का फॉर्मूला वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला है W इक्वल्स टू VQ। क्या फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू VQ, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। और यहाँ पर जो V है उसको हम लोग क्या कहते हैं, E, और Q हमारे पास में होता है IT। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि V का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यहाँ पर dw का फॉर्मूला होना चाहिए E, यहाँ पर होना चाहिए E I dt। यहां पर हो गया dw इक्वल टू E I dt। अच्छा, ये भी हमको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके बराबर में होता है, वो होता है -L, यहां पर होता है -L di अपॉन dt। अब ये dt dt क्या हो गया, ये dt dt हमारे कैंसिल हो गए, और वर्क डन की वैल्यू है वो कितनी आई, W इक्वल टू आ गया माइनस का L डी आई, L I डी आई कितना आ गया, L I डी आई, यहां पर I छूट गया था। कितना आया, माइनस का L I डी आई। L तो कांस्टेंट है, निकाल लिया, करंट है 0 से लेकर I तक, तो L, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा, यहां पर थोड़ा सा साइंस को फिर से देखते हैं। तो dw की वैल्यू ये थी, तो w की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इंटीग्रेशन लगाया, कांस्टेंट को बाहर लिया, w और इंटीग्रेशन -L बाहर, 0 टू I, यहां पर हो गया I डी आई। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का L, I का इंटीग्रेशन क्या होता है, I स्क्वायर अपॉन, लिमिट लगी 0 टू I। अब क्या होगा, W इक्वल्स टू -1/2 L I स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पर करंट को दे रहे हैं, करंट को देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर करंट को जो हम लोग देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब भी करंट को दे रहे होंगे तो वहां पर एनर्जी स्टोर हो रही, तो हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, तो ये जो W है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और इस एनर्जी को हम लोग E से दिखाते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 L I स्क्वायर। ये माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए है, आपको पता ही है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ L I स्क्वायर। फिर इसी में आपसे पूछ दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे कि हम लोग यहां पर एक एक्सप्रेशन पहले निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, ठीक है, ले लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड का अगर हमें फॉर्मूला लेना है तो कैसे लेंगे, B इक्वल्स को हमको पता है कि B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो I की वैल्यू क्या हो गई, B अपॉन म्यू नॉट एन, ये I की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पर I की वैल्यू निकाली। अब जैसा कि हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, L इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू होता है B इंटू A, एन बी ए।
n की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है n इंटू एल, और b की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, b की वैल्यू आई है म्यू नॉट एन आई। तो अगर हम लोग यहां पर सॉल्व करें तो म्यू नॉट एल स्क्वायर एल आई ए, ये फाई की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू होती है हमारे पास में फाई अपॉन आई, तो यानी कि यहां पर आ गया म्यू नॉट एल स्क्वायर एल आई ए अपॉन आई, आई आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, हम लोग देखेंगे एल इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एल स्क्वायर एल ए। म्यू नॉट एल स्क्वायर एल ए, ये हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाएगा कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में फॉर्मूला है L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर L इंटू ए। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर हमारे पास n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, देखेंगे एक बार। हमने दो डेरिवेशन यहाँ पर करा दिए हैं, अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किया था, और फिर हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड निकालने वाले थे। तो इससे पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड क्या होता है, तो हमने वहां पर क्या लिखा, सोलेनोइड के लिए B की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट एन आई, फिर फाई इक्वल्स टू क्या होता है एन बी ए। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N होता है स्मॉल n टू l, B की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ए अलग चल रहा था तो फाई की वैल्यू ये हो गई, L की वैल्यू 5 अपॉन आई, आई आई कैंसिल, तो L यानी कि ये है हमारा इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ये आंसर आ गया हमारे पास में। अब हम लोग वो डेरिवेशन दोबारा देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई था, आई की वैल्यू B अपॉन म्यू नॉट एन हो गई, और आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, एल का मतलब म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, और आई स्क्वायर, आई कितना है B अपॉन म्यू नॉट एन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया हाफ बी स्क्वायर हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, सॉरी यहां पर आ गया म्यू, बी नीचे से कट कैंसिल होगा, हाफ बी स्क्वायर एल ए अपॉन म्यू नॉट, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई एनर्जी की। अब हम लोग निकालते हैं यहां पर एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है हमारे पास में U इक्वल्स टू E अपॉन V, एनर्जी अपॉन वैल्यू, एनर्जी क्या आ गई हाफ B स्क्वायर एल ए अपॉन म्यू नॉट अपॉन V, वैल्यू क्या होता है A इंटू एल, तो वो तो आपस में कैंसिल हो गए, तो हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ गया, तो एनर्जी डेंसिटी इन सोलेनोइड कितना आया U इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब याद करिए कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती थी, वहां पर एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ CV स्क्वायर होता था, तो मैग्नेटिक एनर्जी को कौन स्टोर करता है, इंडक्टर, किस वजह से, करंट की वजह से, तो वहां पर एनर्जी का फॉर्मूला C की जगह क्या हो गया L, और B की जगह क्या हो गया I, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी उसका फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक एनर्जी सोलेनोइड के अंदर स्टोर है या किसी इंडक्टर के अंदर स्टोर है, उसका फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर है। फिर हम लोगों ने वहां पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैपेसिटर में पढ़ा था U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने
टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि जहां पर म्यू नॉट ऊपर होता है वहां पर एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है। तो यहां पर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट को भी पढ़ लिया है। फोन देखते रहना तुम लोग, अगर पीछे किसी कॉल आ रही है। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, एसी जनरेटर। सॉरी, तो एसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एसी जनरेटर अपने आप में क्या है, व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर का मतलब जो उसको जनरेट करता है। तो एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करती है, उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? वर्क करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर म्यूचुअल इंडक्शन आप लिख देंगे वो ट्रांसफार्मर, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अगर आपसे पूछे कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किस पर काम करता है, जो तुम्हारा एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, whenever there is relative motion between magnet and coil, then due to change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is produced in the coil and the current is produced into it. This current is known as induced current and this phenomenon is known as electromagnetic induction. ठीक है, तो एसी जनरेटर डिवाइस क्या होती है, ये करती क्या, ये दोनों हमने आपको बता देंगे। इसके बाद में अगर हम लोग पढ़ें तो ये हमारा जो एसी जनरेटर होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसका जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर दो यू शेप मैग्नेट होते हैं जो को हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट। जो यू शेप मैग्नेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट। इनका काम होता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को देना। फील्ड मैग्नेट, ठीक है, फील्ड मैग्नेट क्या है? यू शेप मैग्नेट। अब सोचो कि अगर हम दो मैग्नेट ऐसे रख देते, एक मैग्नेट ऐसा रखा, एक मैग्नेट ऐसा रखा, यहां नॉर्थ साउथ, यहां नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करता? ये एक दूसरे को रिपल करते, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ कर लेते तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना था? हमें करना था एक यू शेप मैग्नेट, यानी कि अगर यहां पर साउथ हो तो यहां पर नॉर्थ हो, यहां नॉर्थ यहां साउथ, यहां कोई पोल्स नहीं चाहिए थे, इसीलिए हमें क्या चाहिए था? एक यू शेप मैग्नेट चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर हमने उस मैग्नेट के बीच में यहां पर कॉइल को रखा। इस कॉइल का दूसरा नाम होता है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होती है? जब किसी कॉइल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर के कई सारे टर्न्स लपेट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कॉइल। मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसी के ऊपर कॉपर वायर को लपेटते हुए कई सारे चले गए तो उसको हमने आर्मेचर कॉइल कह दिया। अब ये जो आर्मेचर कॉइल है इसके किनारों पर यहां पर हमारे पास में थे कार्बन ब्रशेस। क्या थे ये? कार्बन ब्रशेस। किनारे पे लगे हैं, यहां पर कार्बन ब्रशेस लगे हैं, और ये जो हमारी लगी हैं इसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग्स। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स। इनको हम लोग बोलेंगे स्लिप, सॉरी स्लिप रिंग्स कहेंगे। अब ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये मूवेबल कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? मूवेबल कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब हमारी जनरेटर की कॉइल घूमे तो ऐसा ना हो उसका जो तार है उसी में लपेट के घूमते घूमते टूट जाए, तो यानी कि वो घूमता भी रहे और कांटेक्ट में भी रहे, इसलिए इसमें कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स लगाई गई थी। ठीक है, और यहां पर हमारे टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं और इससे हम लोग लोड को जोड़ देते हैं, यानी कि जिसको करंट चाहिए, और बीच में पड़ा होता है एक्सेल जिसकी रिस्पेक्ट में ऐसे करके कॉइल घूमती रहती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि कॉइल जैसे ही रोटेट हुई तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही थी, जैसे ही कॉइल हमारी थोड़ी सी घूमी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसके प्लेन से पास हो रही थी वो चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि करंट इंड्यूस हुआ इस कॉइल के अंदर, और उसकी डायरेक्शन पता की जाती है किससे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। कैसे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। याद रखना कि एसी जनरेटर में जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। यानी कि ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इफ वी स्ट्रेच आवर forefinger, middle finger and thumb of our right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, thumb show the direction of motion of conductor, forefinger show the direction of magnetic field, then middle finger will show the direction of induced current produced into it. तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो अब इसका कुछ कि क्या होता है, करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर एसी में कन्वर्ट करता है तो एसी जनरेटर कहते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, उसको पूरा लिख लेंगे। फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? दो फील्ड मैग्नेट रखे हुए हैं, यू शेप मैग्नेट होता है इसमें। फिर क्या होता है? कॉइल होती है जिसके ऊपर कॉपर वायर को इंसुलेट कर देते हैं, तो वो आर्मेचर कही जाती है। उसके कॉर्नर में कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं जो उसको मूवेबल कांटेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सब साथ में होती है स्लिप रिंग्स, बीच में लगा होता है एक्सल, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को ये करंट देने के लिए टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डराइव करेंगे। फोन देख लेना हम लोग, कॉल आ रही है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारी कॉइल है, अच्छा देखो, जो कॉनकेव पोल मैग्नेट्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे, ये भी एक टर्म आता है कि कॉनकेव पोल मैग्नेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास में जो थीटा होता है वो कैसा हो जाता है? वहां पर थीटा हो जाता है 90। जब थीटा 90 हो जाता है तो हम लोग जब नॉर्मल डालेंगे वो हो जाएगा 0। जब हमारा नॉर्मल हो जाएगा 0 तो हम लोग वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो जो हमारा फ्लक्स आएगा वो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा। किसी टाइम पर हमारी जो कॉइल थी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कॉइल पे पड़ा हुआ नॉर्मल, देखो ये कॉइल हमारी, कॉइल पे जो नॉर्मल पड़ा है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रखा है थीटा। और जैसा कि तुम लोगों को पता है थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे फाई। फाई की वैल्यू होती है एन बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। E की वैल्यू होती है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि E क्या हो गया? माइनस का डी अपॉन डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, A एरिया कांस्टेंट है, तो NBA तो पहले बाहर निकाल लो। अब cos का डिफरेंशिएशन, अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो गया, cos का कितना हो गया? माइनस का साइन हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो E की वैल्यू आ गई NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, जो पीक वैल्यू होती है उस पीक वैल्यू के लिए हमारे पास साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए? 1। तो यानी कि ई नॉट की वैल्यू होती है एन बी ए ओमेगा, यानी कि ई की वैल्यू हमारे पास में क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन डेराइव कर लिया। फिर से एक बार देखते हैं।
हमने लेट किया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हमारी कॉइल थीटा एंगल बना रही थी, तो जो हमने नॉर्मल डाला उसने थीटा एंगल बनाया। अब थीटा क्या था, ओमेगा टी, तो फाई इक्वल्स टू एनबीए कॉस थीटा। वैसे देखो फाई इक्वल्स टू बीए कॉस थीटा होता है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हैं तो एनबीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू एनबीए कॉस ओमेगा टी और ई की वैल्यू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब हमने क्या किया, फाई की वैल्यू को पुट अप किया, जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट निकाला, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी बाहर हो गया, cos का माइनस साइन होता है, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा हमें पीक वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू जो निकालने का मतलब हुआ कि साइन वाले टर्म को 1 कर देना है, तो E नॉट इक्वल्स टू एनबीए ओमेगा आ गया, तो यानी कि इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा टी। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो थीटा, तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो ईएमएफ कितना है, 0। अब वो कॉइल रोटेट होना चालू थी, तो जब कॉइल हमारी 90 डिग्री पे पहुंची तो हमारे पास मतलब कॉइल हमारी 0 डिग्री जो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई, तो क्या हुआ, तो हमारा थीटा कितना हो गया 90 और ईएमएफ हो गया मैक्सिमम। फिर से ओमेगा टी की वैल्यू अगर 5 हुई तो कितना हुआ, 0, फिर 3 पाई अपॉन 2, तो इस बार डायरेक्शन कैसी हो गई, रिवर्स, फिर कितना हो गया, 0 हो गया। एक चीज और याद रखना, अगर हम लोग इसमें स्लिप रिंग्स को हटा के स्प्लिट रिंग्स लगा देते हैं जिनको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, तो ये एसी के बजाय डीसी बन जाता है जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ठीक है, इसमें कोई अब प्रॉब्लम तो नहीं, इसको पढ़ लेंगे, वीडियो रिवर्स करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ लेंगे। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मतलब पूरा सब कुछ कि जेसी जनरेटर होता क्या है, डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन करो। तो एक तो हुआ कि डिफिनीशन होता क्या है, दूसरा कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तीसरा इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम क्या है, फिर आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करने को आता है। ठीक है, तो जो कि हमने कर दिया है यहाँ पर, आप कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आगे देखेंगे हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे देखेंगे कॉइल नीचे गिर रही है, मैग्नेट गिर रही है इस कॉइल के अंदर, तो ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई थी, तो देखोगे क्या होगा, पहले नीचे की तरफ आई, ईएमएफ तेजी से बढ़ा, फिर अंदर पहुंच गई, फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ, फिर अगली बार क्या हुआ, जो जब ये नीचे गिर के बाहर की तरफ पहुंचेगी तो पहले आ रही थी कॉइल की तरफ, अब जा रही कॉइल से दूर की तरफ, यानी कि जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, जस्ट अपोजिट होगी, लेकिन नीचे गिरते टाइम उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसका, वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, पहले अक्सर ये क्वेश्चन आता था, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा, इंडक्टर लगा, उसमें पूछा गया कि अगर एकदम से बल्ब एकदम से यहाँ पर क्या हो कि अगर तेजी से पहले एकदम से स्विच ऑन कर दिया जाए, तो उसमें पूछा गया कि कौन सा जो बल्ब है वो तेजी से जलेगा और जल्दी जलेगा। तो B2 जो है उसमें रेजिस्टर लगा है और B1 में इंडक्टर लगा है। इंडक्टर क्या करता है, करंट की ग्रोथ का अपोज करता है, तो B1 हमारा बाद में जलेगा और B2 हमारा पहले जलेगा, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा किसकी हो जाएगी, तो जो रेजिस्टर है वो करंट को अपोज करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड का अपोज करेगा, तो उसमें करंट कम रहेगा, तो इसकी ब्राइटनेस कम और B1 की ब्राइटनेस कैसी होगी, ज्यादा। समझ में आया, तो कौन का बल्ब पहले जलेगा, जिसमें रेजिस्टर लगा होगा वो पहले जलेगा, इंडक्टर वाला बाद में जलेगा, लेकिन इंडक्टर वाले की ब्राइटनेस कैसी होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आपके कुछ क्वेश्चन ये वाले में कि अगर इसको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या होगा, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड है, यानी कि वो अपवर्ड बनाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको बाहर निकालना है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को बढ़ाने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है और यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले गए, तो जैसे ही हम लोग नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जाएंगे तो एक ही पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या जानी चाहिए, इसमें जैसे ही हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब साउथ को इधर की तरफ ले आओगे तब भी उसका आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इधर नॉर्थ इधर गया हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ा, इसमें साउथ इधर आया तो उधर वाले को तो साउथ क्या दिखाई पड़ा होगा, साउथ पोल, लेकिन उधर साउथ दिखाई पड़ा तो लेकिन हमको क्या दिखाई पड़ेगा, इस साइड में नॉर्थ पोल, तो यानी कि इधर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं और
जहां तक हमने सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर कवर किया है। कुछ कॉन्सेप्ट शायद आपके रह गए होंगे जो कि हम लोग अपनी जब शीट को सॉल्व करेंगे, जो टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे जो थे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ कमी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि कोई टॉपिक छूट रहा होगा अगर याद आ जाएगा तो हम उसका वीडियो दोबारा बना के डाल देंगे। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। थैंक यू।